हाँ चलिए देखते हैं। तो जीएसटी में कल हम डिस्कस कर रहे थे शेड्यूल 2 और 3। तो उसमें जो पॉइंट्स देखे उसमें आपको कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी, कोई पॉइंट नहीं समझ आया हो? क्लियर है सारे पॉइंट्स? चलिए, तो जो रिमेनिंग चीजें हैं उसमें वो पैकअप कर लेते हैं। सबसे पहले शेड्यूल 1 से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 23 पे आ जाओ। हाँ, तो शेड्यूल नंबर 1 है, सेक्शन 7 के साथ ये शेड्यूल चलता है। और टॉपिक ये है कि कुछ एक्टिविटीज जिसमें कंसिडरेशन एक्सचेंज ना हो तो भी वो एक्टिविटी क्या है, वो सप्लाई है। इन शॉर्ट, इन ट्रांजैक्शंस में अगर पेमेंट नहीं भी एक्सचेंज हो रहा है तो भी जीएसटी लगाया जा सकता है। अब वो जीएसटी फिर आपको अपने एंड से पे करना पड़ेगा, वैसी बात है। अगर आपने सामने से पेमेंट कलेक्ट नहीं भी किया है तो या तो आप सिर्फ जीएसटी कंपोनेंट कलेक्ट कर लो या अपने पॉकेट से पे करो, बट गवर्नमेंट आपसे जीएसटी चार्ज कर सकती है। अगेन, जब जब मैं बोलता हूँ कि भाई सप्लाई है तो जीएसटी आ सकता है, तो जरूरी नहीं कि जीएसटी आएगा, बिकॉज अगर टैरिफ में उस सप्लाई पे 0% रेट है तो इफेक्टिवली यू आर नॉट पेइंग एनी जीएसटी। या फिर कितनी बार ऐसा भी होता है, अपन ने टैरिफ देखा था 5% रेट था, 18% रेट था, वैसा है। तो टैरिफ में लिखा है 5% जीएसटी एप्लीकेबल, बट फिर एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन इशू किया सीबीआईसी ने और बोला कि इस पे जीएसटी अभी मत कलेक्ट करना चलेगा, जब तक हम नहीं बोलते तब तक कलेक्ट मत करना। तो टैरिफ में एप्लीकेबल रेट होते हुए भी इफेक्टिव जीएसटी नील हो जाता है, ऐसा भी होता है बिकॉज ऑफ नोटिफिकेशंस। तो ये भी एक इफेक्ट होती है, वो पॉइंट है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जिनमें कंसिडरेशन के बिना भी सप्लाई जो है वो ट्रीट किया जा सकता है और जीएसटी आ सकता है। पहला जो पॉइंट है उसमें बोला है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट्स। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। कल वो लैपटॉप वाला एक पॉइंट अपन बीच में देख रहे थे कि ऑफिस के अप्लायंसेस है, ऑफिस का लैपटॉप है, मैंने सेल आउट कर दिया और अब वो बिजनेस असेट का पार्ट नहीं रहा, दैट इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ गुड्स। ही हमने बात की थी। यहाँ पे भी कोई सिमिलर सिचुएशन है। अब मेरी ऑफिस में बहुत सारे डेस्कटॉप पीसी हैं। डेस्कटॉप पीसी मैंने कुछ साल पहले लिए थे, उस पर मैंने जीएसटी भरा था, उसका मुझे इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल चुका है। अब बात यह है कि मुझे डेस्कटॉप पीसी रिप्लेस करने हैं क्योंकि पुराने हो गए। तो मेरे टेक्नीशियन ने बोला कि सर अब ये थोड़े आउटडेटेड से हो गए, अपने बिजनेस सॉफ्टवेयर में काम नहीं आएंगे, तो इसके बदले लैपटॉप ले लो और इसको डिस्कार्ड कर दो, इसको बेच दो। तो मैंने उसको ही पूछ लिया कि भाई तू एक्सचेंज में कितना देगा बता दे। उसने को 3,000 5,000 बोला। अमाउंट मुझे थोड़ा कम लगा। मैं बोला यार ये तो बहुत ही कम अमाउंट है, कंडीशन तो अच्छी है, चलो अपना सॉफ्टवेयर है भी, अपने को काम नहीं आ रहा, बट कोई खराब थोड़ी हुआ है, इतने सस्ते में देने से तो मैं किसी को ऐसे ही दे दूँ। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, छोड़ो अभी 2-3 हज़ार रुपए के लिए क्या एक्सचेंज में देना। जो ऑफिस का स्टाफ है, स्टाफ मतलब जैसे एकदम जो प्यून स्टाफ है, क्लीनिंग स्टाफ है, क्लेरिकल स्टाफ है, उनको मैंने बोल दिया कि आप में से किसी को डेस्कटॉप पीसी अगर घर पे लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हो। भाई आपके जैसे स्कूल में बच्चों के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो बेसिक लेवल पे तो वो काम आ ही जाएगा, तो आप ले जाओ, क्योंकि एक्सचेंज में देके कुछ वैल्यू नहीं मिल रही और मुझे इसके लिए कुछ पैसे नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मैंने अपने ही एम्प्लॉय को या स्टाफ को अपनी ही बिजनेस की असेट जो है वो डिस्पोज करके दे दी और मैंने उससे कोई कंसिडरेशन नहीं लिया, और उस असेट पे मैंने पास्ट में जीएसटी भरा था और मैंने आईटीसी भी लिया था। अब ये जो डिस्पोजल है, इवन इफ दिस इज विदाउट कंसिडरेशन, स्टिल इट इज सप्लाई। शेड्यूल 1 बोलता है कि अगर ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है और आप बोल रहे हो कि नहीं मैंने तो स्टाफ से कोई कंसिडरेशन चार्ज किया नहीं, ऐसे ही दे दिया, स्टिल वो सप्लाई तो है और इस पे जीएसटी आ सकता है। मैं बार बार ये बोलता हूँ आ सकता है, क्योंकि आएगा नहीं आएगा वो तो टैरिफ पे और नोटिफिकेशन पे डिपेंड करेगा, बट ये सप्लाई तो होता है। ये क्लैरिफाई कर दिया, बात समझ आ गई, क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, सेकेंड पॉइंट में ना एक प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट, वो इस पॉइंट के साथ जाता है एक्चुअली। तो मैं पहले डायरेक्ट प्रोविजो लेता हूँ तो आपको ना एक बात समझ आ जाएगी क्या बोलना चाह रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट में बोला है गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में अगर मैं एक एम्प्लॉय को 50,000 रुपए तक का सप्लाई फ्री में दे देता हूँ, गिफ्ट में दे देता हूँ, तो सप्लाई नहीं माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी की कोई जरूरत नहीं है। तो जो ऊपर वाला पॉइंट था, मैं चाहूँ तो उसी पॉइंट में ये चीज कंसिडर कर सकता हूँ कि मैंने जो डेस्कटॉप पीसी अपने स्टाफ को दे दिया, तो भाई वो डेस्कटॉप पीसी को मैं इस कैटेगरी में गिन लेता हूँ प्रोवाइडेड दैट वाले में, कि उसकी वैल्यू 50,000 रुपए से तो कम ही है, तो आइडियली मैं उससे कोई जीएसटी नहीं करेक्ट करूंगा तो चलेगा। मान लो ये प्रोविजन नहीं होता और ऊपर वाले पॉइंट के हिसाब से जीएसटी देना बनता, तो जीएसटी पे कौन करता? जीएसटी सबमिट करने की लायबिलिटी तो मेरी रहती कि भाई मैंने ट्रांसफर किया है, तो आइडियली मुझे जीएसटी कलेक्ट करना चाहिए था, मुझे सबमिट करना चाहिए था। तो डिपार्टमेंट तो मुझे नोटिस भेजेगा, भाई वो आपने डेस्कटॉप पीसी ट्रांसफर कर दिया, सप्लाई कर दिया, उसका जीएसटी। मैं बोलूंगा नहीं सर वो तो स्टाफ को दिया, मैंने तो उससे कोई पैसे मांगे नहीं। बोले हमारा प्रॉब्लम नहीं, इस पर जीएसटी एप्लीकेबल है, भरो। अब इसमें दो ऑप्शन है, या तो मैं स्टाफ को बोलूंगा देखो आप ये डेस्कटॉप पीसी बाहर खरीदने जाओगे तो 15-20 हज़ार रुपए का तो नया आता है, मैं तो आपको फ्री में दे दिया, पर अब इसके ऊपर डिपार्टमेंट मुझसे 500 रुपए जीएसटी मांग रहा है, तो आप 500 रुपए दे दो। तो उतना तो मैं मांग सकता हूँ आपसे या नहीं?
फिर आप बोल रहे सर यार ये तो गलत बात है, 500 रुपये कहाँ से लाएंगे? अरे यार 20,000 की चीज फ्री में दे रहा हूँ तुमको, 500 रुपये नहीं देने, तो कम से कम जीएसटी कंपोनेंट तो भर दो। तो मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट करके भी सबमिट कर सकता हूँ। या दूसरा पॉइंट ये भी कि चलना है 500 रुपये के लिए अब क्या मांगेंगे, जो चीज फ्री में दे दी वो दे दी, गिफ्ट ही तो दिया, फिर वो पैसे मांगेंगे और अच्छा नहीं लगेगा, 500 में अपनी पॉकेट से भर देता हूँ। तो या तो मैं आपसे पैसे ले लूँ या अपनी पॉकेट से भरूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे डिपार्टमेंट अगर जीएसटी मांग रहा है तो उनको तो पैसा मिलना ही चाहिए। बात समझ आ रही? अच्छा, किस वैल्यू पे जीएसटी काउंट होगा? उस डेस्कटॉप पीसी की, नए पीसी की जो वैल्यू होती है उस हिसाब से काउंट होगा, या सेकेंड हैंड गुड्स के हिसाब से काउंट करना चाहिए? सेकेंड हैंड। तो भाई नया 20,000 का आता है, आज आप सपोज इसको बेचने जाए तो कितनी वैल्यू आएगी? बोला 3,000। तो 3,000 पे जो जीएसटी बनता है वही जमा करवाना है, पूरा वापस पे नहीं करना है, क्योंकि वैल्यू भी तो कम हो गई है ना उसकी वजह से। तो ये सारी पॉइंट्स यहाँ पे रिलेटेबल होंगे, बट अपने 50,000 वाले में एग्जेम्पशन क्लेम करना है तो कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखना आप, जो उसके ऊपर था प्रोविजो के पहले, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्संस or between distinct persons as specified in section 25 when made in the course or furtherance of business। ये नया टर्म आया, डिस्टिंक्ट पर्संस और रिलेटेड पर्संस। ये एग्जैक्टली क्या होता है समझा देता हूँ, थोड़ा रजिस्ट्रेशन से कनेक्टेड पॉइंट है। अब ऐसा है कि आपकी एक कंपनी और आपकी कंपनी की जो ऑफिस है सूरत में, बिजनेस आपका यहाँ पे, आपकी कंपनी जीएसटी में रजिस्टर होनी चाहिए, तो आपने जीएसटी नंबर करवा लिया। तो जो आपकी कंपनी है ना उसका एक जीएसटी नंबर आपने इशू करा लिया, इसको मैं ऐसे नाम दे देता हूँ GST1। अब अभी तो एक ही ऑफिस है आपका, सूरत में बिजनेस चल रहा है। अब आप सोच रहे हो कि बिजनेस को एक्सपांड करते हैं और अपन चलते हैं अहमदाबाद। अब अहमदाबाद में भी आपने एक ऑफिस सेटअप कर दिया, एक ब्रांच सेटअप कर दी। पॉइंट ये है कि इसके लिए जीएसटी नंबर यही वाला चलेगा या दूसरा जीएसटी नंबर इशू कराना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। अब इसमें जीएसटी के लॉज ये बोलते हैं कि अगर विद इन द सेम स्टेट आपकी मल्टीपल लोकेशंस पे ब्रांचेस या बिजनेस है तो आप एक ही जीएसटी नंबर पर सब कुछ ऑपरेट कर सकते हैं। सेपरेट जीएसटी नंबर मैंडेटरी नहीं है। आप बोले नहीं सर हमारा फिर क्या अकाउंटिंग में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इनका पूरा बिजनेस अलग ही है, इनका अलग ही चल रहा है, तो सेम जीएसटी नंबर पे चलाएंगे तो कॉमन अकाउंटिंग बहुत डिफिकल्ट होगी। तो बोला कोई बात नहीं, आपको चाहिए तो आप सेपरेट जीएसटी नंबर ले लो, बट कंपल्शन नहीं है। लेकिन यही फिर आप फर्दर एक्सपांशन करते हो और आप मुंबई में ऑफिस सेटअप कर रहे हो, अब क्या होगा? सेपरेट जीएसटी नंबर मैंडेटरी, क्योंकि स्टेट चेंज हो गया। जीएसटी कोड स्टेट वाइज होता है, अपना गुजरात में 24 नंबर है। तो आप देखना गुजरात में किसी का भी जीएसटी नंबर होगा, स्टार्टिंग में पहले 2 डिजिट्स 24 ही होंगे, इनवॉइस में आप देख लेना, उससे आइडिया आ जाएगा। तो स्टेट चेंज होते ही दूसरा जीएसटी नंबर लेना जो है वो कंपलसरी हो गया। अब ये जैसे ही आपने 2 जीएसटी नंबर लिए, एक सूरत का एक मुंबई का, ये गुजरात का एक मुंबई का, ऐसा, तो ये दोनों एंटिटीज जो है वो हो गए डिस्टिंक्ट पर्संस, ये दोनों अलग अलग हो गई। देखो जीएसटी डिपार्टमेंट आपको और मेरे को अपने नाम से नहीं पहचानता, मेरा नाम से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे जीएसटी नंबर से पहचानता है। तो कंपनी मेरी ही है, सूरत वाली कंपनी का जीएसटी नंबर अलग, मुंबई वाली ब्रांच का जीएसटी नंबर अलग। तो जीएसटी के रिकॉर्ड्स में ये 2 अलग अलग लोग हैं, 2 अलग इंसान हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन है। बट हाँ, क्योंकि मालिक एक ही है तो दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो इनको रिलेटेड पार्टीज भी बोलते हैं और इनको डिस्टिंक्ट पर्सन भी बोलते हैं। और ये सारी बातें जो समझाई गई है ये है सेक्शन नंबर 25 में, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में, इसलिए इसका रेफरेंस यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। तो जैसे ही 2 जीएसटी नंबर आ गए, देखो कंपनी का पैन नंबर तो एक ही होगा ना, पैन नंबर तो सेम ही रहता है। इसी पैन नंबर पे 2 जीएसटी नंबर आपने इशू कराए हैं, ये वाले, तो ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन पैन नंबर तो सेम ही है, एक ही पर्सन के 2 जीएसटी नंबर है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन हो गए, बट टेक्निकली दे आर डिस्टिंक्ट, 1 and 2, 2 अलग अलग लोग हैं वैसे। अब अगर इनके बीच में कोई गुड्स एक्सचेंज होते हैं, सूरत टू मुंबई, मुंबई टू सूरत, अहमदाबाद टू मुंबई, तो ये तो घर की बात हो गई, मेरी ही ब्रांच है, मैंने ही सूरत से गुड्स मुंबई भेजे, मुंबई से सूरत मंगवाए। अब मैं पेमेंट क्या लूँ? अपने एक अकाउंट से पेमेंट डेबिट करके दूसरे में क्रेडिट करूँ? कोई सेंस बनता नहीं। तो बहुत बार क्या होता है, ब्रांचेस या डिस्टिंक्ट पार्टीज जो होती है वो आपस में जब गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज करती है तो पेमेंट नहीं लेती, फिर पैसे इधर उधर करके कुछ मतलब नहीं है, एंट्री भी नहीं दिखाते। अब ये ट्रांजैक्शन जो है इन्होंने रख दिया शेड्यूल 1 में, तो बोला कि अगर डिस्टिंक्ट पर्संस आपस में कोई भी सप्लाई एक्सचेंज करते हैं तो वो सप्लाई इस शेड्यूल 1 में कवर होता है। उसमें अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी हम जीएसटी कंपोनेंट लगा सकते हैं। मतलब ब्रांच 1 ने ब्रांच 2 को गुड्स बेचा है, ब्रांच 2 ने कोई पैसा दिया नहीं, लेकिन फिर भी उन गुड्स पे जीएसटी तो बनता है, सरकार जीएसटी मांगेगी। बात समझ आ रही? तो ये पॉइंट हो गया। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ शेड्यूल 1 वेयर गुड्स आर एक्सचेंज बिटवीन रिलेटेड पार्टीज और डिस्टिंक्ट पर्संस हैविंग द सेम पैन नंबर, डिफरेंट जीएसटी नंबर, वैसा होता है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन आप कुछ भी ले लो, अगर सूरत और अहमदाबाद ब्रांच है और दोनों एक ही जीएसटी नंबर पे चल रही होती तो मुंबई वाला सीन है ही नहीं। एक ब्रांच अपनी सूरत में, ठीक है, दूसरी अहमदाबाद में,
लेकिन दोनों का जीएसटी नंबर एक ही है। अब गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इसमें कवर होगा कि नहीं होगा? ये तो एक ही इंसान है, दो है ही नहीं। पॉइंट है बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पर्सन्स, डिस्टिंक्ट पर्सन तो यहाँ है ही नहीं ना, तो ये पॉइंट जो है इसमें कवर ही नहीं होगा, तो वो चलेगा, वो फिर सप्लाई में नहीं आएगा। खुद को थोड़ी सप्लाई करूंगा मैं गुड्स, यहाँ तो भले दो ब्रांचेज है लेकिन जीएसटी नंबर एक ही है ना, तो मैं जीएसटी की नजर में एक ही इंसान हूँ, दो नहीं। बात समझ आ रही? ये पॉइंट ठीक है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स। अगेन यहाँ स्पेसिफिक गुड्स की बात की है, सर्विसेज की बात नहीं की है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट एंड बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एजेंट का ट्रांजैक्शन तो बड़ा कॉमन है। आप मेरे एजेंट हो, आप मेरे गुड्स बेचते हो, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ लेकिन एजेंट आप हो, तो मैं आपको गुड्स दे देता हूँ, कस्टमर को आप बेचते हो, आगे पेमेंट आप कलेक्ट करते हो, कमीशन दे देता हूँ, ये सिस्टम है। प्रिंसिपल टू एजेंट गुड्स का सप्लाई होना, दैट इज सप्लाई एज पर शेड्यूल 1। क्योंकि प्रिंसिपल टू एजेंट में कंसिडरेशन एक्सचेंज नहीं होता है। मैंने आपको गुड्स पहुंचा दिए, पैसे थोड़ी लिए अभी आपसे। आप बोले सर हम कहाँ से पैसे लेंगे, हम तो कमीशन एजेंट हैं, हम आपका गुड्स आगे बेचेंगे मार्केट में, वहां से जब कस्टमर से पैसा आएगा तब आपको पास ऑन करेंगे, बट हम थोड़ी ना बायर है। तो प्रिंसिपल जब एजेंट को गुड्स पास ऑन करता है तो कंसिडरेशन ले, ये जरूरी नहीं है, पर बोला फिर भी ये ट्रांजेक्शन सप्लाई है क्योंकि सप्लाई तो हुआ है। अच्छा उल्टा भी होता है, बाइंग एजेंट होते हैं। बाइंग एजेंट मतलब आप मेरे बिहाफ पे रॉ मटेरियल खरीदते हो। अभी जो मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया प्रिंसिपल टू एजेंट, वो सेलिंग एजेंट है कि आप मेरा गुड्स जाके बेचते हो। उल्टा भी हो सकता है ना, आप मेरे लिए गुड्स खरीदते हो तो मैंने आपको इसलिए हायर कर रखा है कि अच्छा रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में आप मेरी हेल्प करते हो, तो आप गुड्स खरीद के मुझे पास ऑन करते हो। तो एजेंट टू प्रिंसिपल, ये भी सप्लाई है, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। तो प्रिंसिपल एजेंट के बीच में अगर गुड्स एक्सचेंज होते हैं, कंसिडरेशन हो या ना हो, शेड्यूल 1 बोलता है कि भाई ये सप्लाई है और इसके ऊपर हम जीएसटी लगा सकते हैं। बात समझ आ गई? क्लियर हो? तो देख लो थर्ड वाले में ए और बी जो दो पॉइंट है, प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल, आप लिख के रख सकते हो। ए पॉइंट में प्रिंसिपल टू एजेंट वाले में कि वो सेलिंग एजेंट है आपका, ब्रैकेट में लिख लो, ध्यान रहेगा। और बी पॉइंट में लिख लो बाइंग एजेंट है, सेलिंग एजेंट, बाइंग एजेंट। लास्ट डे पे जितना खुद का लिखा हुआ पढ़ के याद आ जाए उतना अच्छा है। इसमें सर सूरत और अहमदाबाद में सेम जीएसटी नंबर पर चलाना है, तो फॉर्म का नाम चेंज कर सकते हैं। फर्म का कंपनी है तो नाम सेम ही रहेगा, अगर कंपनी है तो नाम सेम ही रहेगा, फर्म है तो भी नाम सेम ही रहेगा, सिर्फ ब्रांच मेंशन किया होगा वैसा, क्योंकि नाम अलग कर दिया तो फिर वो सेपरेट एंटिटी हो गई, फिर आपको दो जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे। तो अगर आप दो जीएसटी नंबर सेपरेट लेना ही चाहते हो तो नाम कुछ भी रखो, और अगर अदरवाइज है तो सेम ही नाम रखो। तो जिनकी मल्टीपल ऑफिस होती है वो कंपनी का नेम सेम ही रखते हैं, ब्रांच मेंशन कर देते हैं, सूरत ब्रांच, अहमदाबाद ब्रांच, वो चलेगा ऐसा। उसमें क्या है, फिर वो जीएसटी पोर्टल पे भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का ऑप्शन होता है, आप उसमें डाल दो कि भाई मेरी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्रिंसिपल ऑफिस सूरत वाली है, एडिशनल ऑफिस अहमदाबाद वाली है, वाइस वर्सा, वो आप मेंशन कर दो तो चल जाता है। ठीक है, बोलो क्लियर, यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट देखें फोर्थ वाला पॉइंट, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंडिया के बाहर से कोई सर्विस आपने अवेल की है, और किससे अवेल की है? फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन मतलब वही है कि मेरी एक कंपनी इंडिया में, एक यूएस में, सेम ही कंपनी लेकिन एक ब्रांच वहाँ पे। अब यूएस वाली टीम ने हमें इंडिया में कुछ सर्विसेज दी है, तो वो हो गया इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। अब जरूरी नहीं कि हमने उनको पेमेंट किया, क्योंकि रुपी डॉलर वाला चक्कर हो जाता है, फिर फालतू का कन्वर्जन का चार्ज, कमीशन, ये वो, आपस में पेमेंट क्यों दिखाना है? नहीं करेंगे पेमेंट। गवर्नमेंट बोलेगी नहीं भाई ये तो इम्पोर्ट है, तो इस पे जो आईजीएसटी लगना चाहिए वो हम लगा सकते हैं, और इसको हम सप्लाई मानेंगे। भले आप बोल रहे हो कि वो मेरी ही कंपनी है और हमने पैसा नहीं दिया, ठीक है पैसे मत तो चलेगा, लेकिन जीएसटी दे देना। बात समझ आ रही? तो ये कंडीशन। चलिए, तो शेड्यूल 1 तो छोटा सा ही था, कंप्लीट है। शेड्यूल 2 हमने पूरा देख लिया था। शेड्यूल 3 में लास्ट के कुछ पॉइंट्स हैं जो बाकी, 8 वाली एंट्री, पेज 28 पे आप देखो, मिला? ये पूरा कस्टम से रिलेटेड कंसेप्ट है, मैं उतना ही डिटेल में अभी जाऊंगा कि आपको ये बात समझ आ जाए, बाकी कस्टम वाले में तो डेप्थ में अपने पढ़ने ही वाले हैं वैसा है। अब ये क्या हो रहा है वो समझते हैं, कस्टम का सिस्टम कैसे काम करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है, थोड़ा बेसिक स्टोरी आपको जाननी पड़ेगी तो बात समझ आएगी। अब ऐसा कुछ है कि आपका जो सेलर है वो यूएस में बैठा है, ये हुआ एक्सपोर्टर, ठीक है। अब है बीच में इंडियन कस्टम अथॉरिटी, मतलब पोर्ट पे जो
इंडियन कस्टम वाले बैठे हैं जो आपके गुड्स तभी क्लियर करेंगे जब आप उनको ड्यूटी पे करोगे, और इंडिया में हम बैठे हैं, दैट इज इम्पोर्टर। ये स्टोरी है। अब यूएस से अगर आप कोई गुड्स मंगवाते हो तो वो शिप से इंडियन पोर्ट पे आएंगे, इंडियन कस्टम अथॉरिटी वाले जो है वो क्लियरेंस देंगे। क्लियरेंस तभी देंगे जब आप इंपोर्ट ड्यूटी और जो जीएसटी है वो पे करोगे, आईजीएसटी, एंड देन आप गुड्स क्लियर करके लेके जा सकते हो। ये सिंपल स्टोरी है। अब ऐसा है कि ये जीएसटी पे करने की ड्यूटी इसकी बनती है, इंडियन इंपोर्टर की, आपकी बनती है। अब यहाँ पे 8 वाले पॉइंट में ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ केसेस में हम इस चीज को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो समझो। अभी ऐसा है, गुड्स जो है अभी इस पॉइंट पे है, मतलब यूएस से शिप में निकल चुके हैं, अभी रास्ते में है, इसको बोलेंगे इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में है, गुड्स शिप के ऊपर लोडेड है और अभी इंडियन पोर्ट पे आए नहीं है। अच्छा, आप इंपोर्टर हो तो आप तो ट्रेडर हो, बिजनेसमैन हो, आपने तो गुड्स मंगवाए इसलिए ताकि आप किसी को बेच सको। अब ऐसा हुआ कि जब तक ये गुड्स शिप पे थे, 15-20 दिन, 1 महीना लगता है आने में, तब तक आप इन गुड्स के लिए बायर ढूंढ रहे थे। आपकी मेरे साथ बात हुई, मैंने बोला हाँ मैं गुड्स खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। आपने मुझे डॉक्यूमेंट दिखा दिए, सैंपल दिखा दिया, इनवॉइसेस दिखा दिए कि आपने इससे इंपोर्ट किया है, क्वालिटी चेक मैंने कर लिया। मैंने बोला मैं ये कंसाइनमेंट खरीद रहा हूँ और जब आ जाए तो मुझे बता देना, मैं क्लियर करवा लूंगा। अब पॉइंट ये है कि गुड्स अभी रास्ते में यहाँ पे, और यहाँ डील हो चुकी है, इंपोर्टर ने किसी बायर के साथ डील कर दी, जैसे आपने मेरे साथ डील कर ली। अब पेपर वर्क हो गया तो बोलते ऑन पेपर गुड्स का टाइटल ट्रांसफर हो गया, गुड्स मैंने आपसे ऑन पेपर खरीद लिए। अब ये जो गुड्स रास्ते में है वो किसके हैं, आपके हैं या मेरे हैं? मेरे। बात समझ आ गई, मैं कौन हूँ यहाँ पे, बायर, गुड्स मेरे हो चुके हैं। अब जब पोर्ट पे शिप आएगी तो इनके साथ जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना है कौन करेगा, मैं करूंगा। समझ आ रही? तो इनको जीएसटी कौन पे करेगा, मैं पे करूंगा, सीधी बात हो गई। लेकिन आपने जब मुझे ये कंसाइनमेंट का टाइटल ट्रांसफर किया अभी, तो आपके और मेरे बीच में भी तो ट्रांजेक्शन ही हुआ ना, तो क्या आप मेरे से जीएसटी चार्ज करोगे? आंसर इज नो, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन, ये वाला जो ट्रांजेक्शन है, ये इन्होंने कवर कर दिया शेड्यूल 3 में, तो आपको मुझसे कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग, पीछे ये लोग मुझसे जीएसटी ले लेंगे क्योंकि गुड्स अभी रास्ते में, जब तक ये लोग क्लियर नहीं करेंगे मैं गुड्स लेके जा नहीं पाऊंगा। तो जीएसटी की चोरी करने का तो कोई रास्ता मेरे पास है नहीं। अगर आप मुझसे जीएसटी चार्ज करोगे भी तो भी कोई बात में फर्क पड़ने वाला नहीं, और अगर इस चीज को उन्होंने एग्जेम्प्ट भी कर दिया तो भी उनका कोई रेवेन्यू लॉस होने वाला नहीं। उल्टा अपने बीच में जीएसटी एक्सचेंज करवाने में डबल मेहनत हो जाती। पहले मैं आपको जीएसटी पे करूँ, फिर जब डिपार्टमेंट के पास क्लियर करवाने जाऊँ तो उनको समझाऊं कि सर मैंने तो उसको जीएसटी दे दिया है तो मैं वापस क्यों पे करूँ, तो उसको एग्जेम्पशन देना पड़ेगा। उन्होंने बोला भाई आप चक्कर छोड़ दो ना, आप टाइटल ट्रांसफर कर दो, जब ये यहाँ पे आएगा ना हम इससे वसूल लेंगे जो वसूलना है, आप बीच में से हट जाओ। तो जो इम्पोर्टर है उसको जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बायर से, अगर गुड्स अभी तक ट्रांजिट में है तो, मतलब कस्टम की अथॉरिटी से बाहर नहीं निकले तो। बात समझ आ गई? ये नॉर्मल केस होता है कि आपने गुड्स मंगवाए, आपने क्लियर करवा लिए, गुड्स आपके गोडाउन में पड़े, अब गुड्स आप मुझे बेच रहे हो तो आप मुझसे जीएसटी कलेक्ट करोगे नहीं करोगे? करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने यहाँ से क्लियर कराए होंगे तो आपने इनको जीएसटी चुकाया होगा। अब जब आप मुझे बेच रहे हो तो मैं आपको जीएसटी पे करूंगा। बात समझ आ रही? कॉमन सेंस पे चलता है। तो ये ट्रांजेक्शन को एग्जेम्प्ट करना कन्वीनियंस का काम है और कुछ भी नहीं। बात समझ आई? ये फर्स्ट सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, गुड्स इंडियन पोर्ट पे आ चुके हैं लेकिन गुड्स अभी इनके वेयर हाउस में पड़े हैं और आपने सोचा कि यार हम क्लियर कराए हैं, इससे बेटर है कि बेच ही देते हैं। तो गुड्स पोर्ट पे आए, फिर अपन मिले, आपने बोला सर पोर्ट पे ही है गुड्स, कस्टम अथॉरिटी के वेयर हाउस में, ये जाके चेक कर लेते हैं, आप सैंपल देख लो, गुड्स चेक कर लो, सही लगे तो खरीद लो। मैं बोला हाँ चलो चलते हैं। ट्रांजिट में थे तब मैं श्योर नहीं था कि गुड्स आने तो देखे बिना नहीं खरीदूंगा। अब गुड्स आ चुके हैं और इनकी कस्टडी में, अपन गए पोर्ट पे, सारे गुड्स चेक किए, मुझे गुड्स समझ में आए, मैंने खरीद लिए, टाइटल ट्रांसफर हो गया। अब कस्टम वालों से गुड्स क्लियर कौन कराएगा? मैं क्लियर कराऊंगा। बात समझ आ रही? तो अगेन हम दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो शेड्यूल 3, उसमें आपको मुझसे कोई जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लियरेंस कराने मैं जाने वाला हूँ। तो अल्टीमेटली ये लोग मुझसे डायरेक्टली जीएसटी चार्ज कर ही लेंगे। पॉइंट समझ आ गया? तो ये ट्रांजेक्शन जो इन दोनों के बीच में हो रहा है, जब गुड्स या तो ट्रांजिट में है या इनकी कस्टडी में वेयर हाउस पे है, तब तक हमें आपस में जीएसटी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं। तो ये है आपका 8 का ए पॉइंट और बी पॉइंट, दोनों क्लॉजेस मैंने इसमें कवर कर दिए वैसा। और जो बीच में एक नया पॉइंट ऐड हुआ है डबल ए वाला, वो ऐड अभी हुआ है लेकिन उसको अप्लाई किया है विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, उसमें लिखा WREF करके फ्रॉम 1 जुलाई, मतलब आया अभी अभी है, लेकिन बोला है कि मान लो जैसे 1 जुलाई 2017 से था। बोले यार नहीं था तो कैसे मान ले? बोले नहीं मान लो।
पास्ट में जाके अप्लाई कर दिया इसको, क्योंकि पहले से ही ये पॉइंट था ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो कभी कभी ऐसे रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजंस भी लगा देते हैं, बहुत रेयर केस में अलाउड होता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स में चलता है। क्रिमिनल लॉ में नहीं चलता है, टैक्सेशन लॉ में एक बार चल सकता है, सजेस्ट नहीं करते, बट जहाँ पे क्या है किसी की टैक्स लायबिलिटी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं हो रहा हुआ चला लेते हैं, बट क्रिमिनल लॉ में नहीं चलता। अब सोचो ऐसा है कि आज आपने कोई ट्रांजेक्शन किया जो ऑफेंस नहीं है, लीगल है, कल वो ट्रांजेक्शन बैन हो जाए, जैसे भी ऑनलाइन गेमिंग बैन कर दिया, तो बोलो अब ऑनलाइन गेमिंग करेंगे तो इलीगल है, बट जिसने उसके एक दिन पहले की होगी वो तो लीगल है ना। अब रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई कर दिया 2 साल पहले तक जाके, फिर लास्ट 2 साल में जितनों ड्रीम 11 पे टीम बनाई थी उनका अरेस्ट वारंट इशू हो गया, बोले बैटिंग इलीगल है। अरे सर जब हमने की थी तब तो लीगल था, तब तो बैटिंग ही नहीं थी, वो तब तो अलाउड था। ऑनलाइन गेमिंग अभी बैन हुआ ना, तो आज से मैं ये करूंगा तो आप मेरे पे चार्ज लगाओ, कल तक तो सही था। बोले नहीं नहीं, 2 साल पहले से रेट्रोस्पेक्टिव लगाया, अब पुलिस उन सबको ढूंढ रही है जो लास्ट 2 साल से आईपीएल में ड्रीम 11 पे टीम बना रहे थे। बोले यार टीवी पे ऐड दिखा दिखा के हमको लोगों ने टीम बनवाई, अभी हमको जेल जाना पड़ेगा इसके लिए, तो ये कौन सा लॉजिक हुआ। तो क्रिमिनल लॉज कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते, बट सिविल लॉज और टैक्सेशन में कहीं कहीं ऐसी कंडीशन आ सकती है। तो यहाँ पे जो AA वाला क्लॉज ऐड हुआ उसमें बोला क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स वेयरहाउस्ड इन SEZ जोन और फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट और टू द डोमेस्टिक टेरिफ एरिया। बात वही हो गई, ये 2 पॉइंट इंपोर्ट पे थे, ये पॉइंट एक्सपोर्ट पे है। गुड्स पड़े हुए हैं SEZ जोन में, फ्री ट्रेड जोन में, किसी गोडाउन में, एक्सपोर्ट होने बाकी है। एक्सपोर्ट होने से पहले वो गुड्स मैंने आपको बेच दिए, अब आप कर लेना एक्सपोर्ट अपने आप, तो आपके और मेरे बीच में कोई GST वाला ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं है। सेम यही केस है, यहाँ इंपोर्टर और बायर था, उसके बदले हो जाएगा सेलर और एक्सपोर्टर, वैसी बात हो जाएगी, बाकी सेम रहेगा। गुड्स पड़े हैं SEZ जोन में वेयरहाउस पे, गुड्स का मालिक मैं हूं, गुड्स किस चीज के लिए रखे हुए हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए, तो आगे जाके एक्सपोर्ट ही होने वाले। अब मैंने गुड्स जो है वो आपको बेच दिए, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, गुड्स वहीं पड़ी, तो मैं आपसे कोई GST नहीं कलेक्ट करूंगा तो चलेगा। अब आप जब वो गुड्स आगे एक्सपोर्ट करोगे तो जो भी ड्यूटी उस पर लगती है वो आप पे करना कस्टम डिपार्टमेंट को, मैं क्यों आपसे कलेक्ट करूं। तो इन शॉर्ट एक ट्रांजेक्शन में उन्होंने GST माइनस कर दिया कि कन्वीनियंस हो जाए, वैसे बात समझ आ गई। तो ये नया पॉइंट ऐड हुआ है। चलो तो शेड्यूल 3 की भी ये पेंडिंग एंट्रीज अपनी खत्म। तो इसके साथ यहाँ पे अपना शेड्यूल 1, 2, 3 और सेक्शन 7 पूरा कंप्लीट हुआ। ये सारी चीजें हमने देख ली थी कि सप्लाई क्या होता है, टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई, और सप्लाई में सब कुछ आ जाता है, ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 8, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। दिस इज कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। छोटा सा टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है, आपको समझ में भी आएगा इजीली और मजा भी आएगा वैसे। ठीक है, देखो एक टर्म यूज करते हैं लोग, दैट इज कॉल्ड बंडलिंग। ठीक है, बंडल बनाते हैं पैकेट, ठीक है, दैट इज बंडलिंग। एक टर्म है यहाँ पे कॉम्पोजिट सप्लाई, उसको बोलेंगे नेचुरल बंडलिंग, ये इसका दूसरा नाम है सिंपल टर्म्स में। और दूसरा है आर्टिफिशियल बंडलिंग, ये इसका दूसरा नाम है। अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो समझो। अपने देखते हैं बहुत बार मार्केट में प्रोडक्ट्स कॉम्बो पैक में मिलते हैं, बड़ा रेलेवेंट एग्जांपल है। आप कोई भी प्रोडक्ट जैसे FMCG सेक्टर बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, किराने का सामान जो डीमार्ट से आप खरीदते हो, रिलायंस से खरीदते हो हर महीने का, उसको FMCG बोला जाता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। हर महीने खत्म होते हैं, हर महीने खरीदते हैं। टूथपेस्ट, टूथब्रश, डिटर्जेंट, सोप, शैम्पू, ठीक है, गेहूं, शक्कर, चावल, ये सब चीजें FMCG में आती है। अब आप ये सब चीजें खरीदने जाते हो तो यूजुअली देखना, जैसे टूथब्रश और टूथपेस्ट है तो आपको ना एक वो कोलगेट का कॉम्बो पैक मिलता है, जिसमें एक पेस्ट होती है और एक ब्रश होता है, या कितनी बार क्वांटिटी अलग अलग भी होती है, 2 ब्रश होंगे और एक टूथपेस्ट होगी, कॉम्बो पैक बेच रहे होते हैं। और उसमें ऐसे वो एकदम स्टिकर लगा के लिखा होता है महाबचत पैक, ठीक है, 102 रुपए का था, काट के लिखा होता है 99, पूरे 3 रुपए की बचत। तो सेव ₹3 तो इतना बड़ा लिखा होता है कि 3 रुपए में तो आप मर्सिडीज खरीद लोगे। हाँ वैसा वो लिखा हाईलाइट उतना किया होता है, 3 रुपए में क्या बचा रहा हूँ मैं, बट फिर भी लगता है कि चल जो बचा वो बच तो गया। तो वो अट्रैक्ट करने के लिए वो लोग क्या कॉम्बो पैक निकालते हैं। अब ये जो कॉम्बो पैक में आप मल्टीपल गुड्स बेच रहे हो, बात ये है टूथब्रश और टूथपेस्ट अपने आप में 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स हैं। GST टैरिफ में उनको अलग अलग क्लासिफाई किया गया हो सकता है, जरूरी नहीं है कि टूथब्रश पे और टूथपेस्ट पे दोनों पे GST एक रेट पे लगता होगा।
एक पे 5 हो सकता है, एक पे 18 भी हो सकता है। तो ये जो कॉम्बो में बेच रहे हैं, इस कॉम्बो में बेचने को बोलते हैं बंडलिंग ऑफ सप्लाई। बंडलिंग जो वर्ड है, बंडल बना के बेचना, ठीक है, कॉम्बो पैक, दैट इज बंडलिंग। अब ये बंडलिंग दो टाइप की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल बंडलिंग का मतलब है कि भाई जो गुड्स का साथ में बेचा जाना कॉम्बो में जरूरी है, और एक होता है कि कंपनी अपनी मार्केटिंग के लिए, अपनी सेल बढ़ाने के लिए, अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कर रही है, तो वो हो गया आर्टिफिशियल। अब मुझे बताओ, टूथपेस्ट और टूथब्रश का साथ में बेचा जाना जरूरी है? कॉम्बो में बेचना जरूरी है। टूथपेस्ट हर महीने खत्म हो जाती है, टूथब्रश भी खत्म हो जाता है। जैसे जैसे टूथपेस्ट खत्म होती जाती है, टूथब्रश के बाल झड़ रहे हैं, उसका बेचारे का हेयर फॉल हो रहा है। मैं बोला ये, वो भी टेंशन में बेचारा, क्या चल रहा है लाइफ में, ठीक है, तो उसका भी हेयर फॉल हो रहा है साथ में, तो ऐसा तो होगा नहीं। अब टूथब्रश तो चलता रहता है। अच्छा, टूथब्रश कितने टाइम चलता है, उसकी कोई लिमिट, ऐसा कुछ फिक्स है क्या? 2 to 3 months हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था। करना चाहिए सब। हाँ, ऐसा करना चाहिए। तो खराब तो हो नहीं जाता, जरूरी नहीं है, बट हर कोई अपना टूथब्रश कितने टाइम के बाद रिप्लेस करता है, वो अलग अलग टाइम लिमिट हो सकती है। तो आपने ऐसा कुछ, कभी ऐसा कुछ फिक्स रखा हुआ है या ध्यान रखते हो कि इतने महीने हो गए, 2 to 3 months? जैसे डेंटिस्ट तो वही बोलता है कि भाई 2 से 3 महीने में टूथब्रश जो है वो चेंज करते रहो, तो वो आपके दांतों के लिए अच्छा है। पर अपन करे ना करे वो तो अपना कॉल है। अब टूथब्रश क्या है, थोड़ी कंफर्ट वाली चीज है, डेली यूज कर करके ना अपना टूथब्रश अपना कंफर्टेबल हो जाता है। अब कोई दूसरा टूथब्रश यूज करो तो वो थोड़ा सा मजा नहीं आता, बोले यार तो लग रहा है, चुभ रहा है एकदम अंदर से, गम्स में लग रहा है, तो अपना वाला टूथब्रश नहीं है ये। आपको ऐसा आंख बंद करके टूथब्रश देगा ना, दूसरा वाला देगा, तो आपको तुरंत पता चल जाएगी ये मेरा वाला नहीं है, देखने की भी जरूरत नहीं होता ऐसा। तो थोड़ा कंफर्ट फैक्टर आ जाता है। अब कंफर्टेबल होने की वजह से अपन उसको चेंज नहीं करते। अब वो पुराना होता जा रहा है, यूज किए जा रहे हैं, पता नहीं कितने महीने हो गए, जब तक उसका सच में हेयरफॉल शुरू नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक अपने चेंज नहीं करते कि भाई चलने दो। अच्छा, वो उस पॉइंट पे जाने के बाद भी लोग फेंकते नहीं उसको, टूथब्रश। हाँ, आपके दांतों के अलावा बाद में भी यूज होगा, ठीक है, वो घर में कहीं ना कहीं सफाई में, बर्तन घिसने में, कुछ ना कुछ डस्टिंग में, कहीं ना कहीं बॉटल वॉटल साफ करने, कहीं ना कहीं तो काम आ रहा होगा। तो जब तक बेचारा पूरा गंजा नहीं हो जाएगा ना, तब तक लोग उसको वसूलते हैं। 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए का टूथब्रश है, बट बेचारे की जान निकाल देते हैं ओवर यूज करके उसका। वैसा है, आइडियली बोलते हैं कुछ महीनों में चेंज कर लेना चाहिए। अब मेरा पॉइंट ये यहाँ पे कि टूथपेस्ट तो हर महीने खत्म हो जाती है, क्योंकि वो तो कंज्यूम होगी। टूथब्रश तो चल रहा है ना, टूथपेस्ट 1 महीने में खत्म हो रही है, टूथब्रश आपका 6 महीने चल रहा है, तो कॉम्बो में बेचना जरूरी तो नहीं है। इसी चीज को बोल रहे हैं आर्टिफिशियल बंडलिंग। अब कंपनीज ये क्यों करती है? अपना सेल बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। तो क्या वो 3 रुपए की महा बचत दिखा के फालतू में आपको हर महीने टूथब्रश बेचे हैं? अब साल के एंड में देखो तो घर में टूथब्रश इतने इकट्ठे हो गए कि भाई किसी को फ्री में बांट सकते हैं अपन, क्योंकि हर महीने कॉम्बो पैक में आ रहे हैं। 3-3 रुपए बचाने के चक्कर में अपन लिए जा रहे हैं। इससे अच्छा खाली टूथपेस्ट लेके आते तो 60 रुपीज की थी, वो 99 के चक्कर में आपने हर महीने 40 रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए, और वो इतने सारे टूथब्रश इकट्ठे हो गए, काम नहीं आ रहे। तो ये चीजें कंपनी अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए करती है। डिपार्टमेंट यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट ये बोलना चाह रही है कि अगर टूथपेस्ट पे और टूथब्रश पे जीएसटी का रेट अलग अलग है, तो कंपनी वाले क्या करेंगे, सस्ते जीएसटी वाले प्रोडक्ट के साथ महंगा जीएसटी वाला प्रोडक्ट फ्री में दे देंगे। एक एग्जांपल इसमें ले लेते हैं कि मान लो जो अपना टूथब्रश है, टूथब्रश के ऊपर जीएसटी 18% है और टूथपेस्ट के ऊपर है 5%, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, टैरिफ में अलग हो सकता है। बोला टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री, तो जो भी प्राइस लगा रहे हैं उस पर जीएसटी कौन से रेट पे लगाएंगे? 5%। ये टूथपेस्ट पे तो 5% है, और गवर्नमेंट को नहीं लगेगा यार ये तो हमारे साथ चीटिंग हो रही है, हमारा नुकसान हो रहा है। मतलब 5% वाले प्रोडक्ट के साथ तुम 18% वाला प्रोडक्ट फ्री दे रहे हो, तो जीएसटी 5% ले रहे हो, तो हमारा तो रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो उन्होंने बोला यार इसका तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हर एफएमसीजी कंपनी यही करेगी, वो डिटर्जेंट के साथ बाल्टी फ्री, ठीक है, टूथब्रश या टूथपेस्ट फ्री, सब कॉम्बो पैक चलते रहते हैं। तो हर एफएमसीजी कंपनी जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है वो ऐसी कॉम्बो पैक बनाएगी जिसका कोई कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन सस्ते जीएसटी वाले के साथ महंगा जीएसटी वाला फ्री। ये स्कीम हो जाएगी। इससे क्या, कस्टमर को सस्ता पड़ेगा, कंपनी का सेल होगा, लेकिन सरकार का तो नुकसान होगा। तो बोला इसको रोकना पड़ेगा। अब इस चीज को हम बोल रहे हैं आर्टिफिशियल बंडलिंग। इसको टेक्निकली बोलते हैं मिक्स्ड सप्लाई। मतलब जो चीजें साथ में बेचना जरूरी नहीं है, अननेसेसरी आपने उसको मिक्स कर दिया, उसको बोलेंगे मिक्स सप्लाई। इसके ऊपर सेक्शन 8 ऐसा बोलता है कि जो जीएसटी लगेगा ना, वो होगा विच एवर इज हायर, पूरे पे। अभी 99 के पूरे पैक पे 18% लगेगा। बोले नहीं सर उसमें 5% वाली टूथपेस्ट भी तो है। नहीं सर उसमें 18% वाला टूथब्रश भी है। भरो पूरा जीएसटी भरो, कॉम्बो में बेचना है पूरा जीएसटी भरो। तो हमारा जीएसटी का रेवेन्यू लॉस मत करो, आपको मार्केटिंग करनी करते रहो, हम तो पूरे कॉम्बो पैक के ऊपर हायर रेट लगाएंगे, जो भी होगा हमें अपना रेवेन्यू सिक्योर करना है। थोड़ा सा डिफेंसिव प्रोविजन है, सरकार अपना रेवेन्यू बचाने के लिए थोड़ी डरी हुई है। सरकार क्या डरी हुई, डरा ही रही है और कुछ नहीं। मैं बोला आप ये करोगे तो हम ये करेंगे। तो आर्टिफिशियल बंडलिंग में, मिक्स सप्लाई में जीएसटी कौन से रेट पे लगता है? विच एवर इज हायर। ये बात समझ आ गई। ये उनको करना पड़ा
नहीं तो फिर कंपनी वाले उनको नुकसान पहुंचाएंगे, उनका रेवेन्यू लॉस होगा, कलेक्शन नहीं हो पाएगा। बात समझ आई? तो ऐसा कोई भी कॉम्बो, कोई भी प्रोडक्ट, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सप्लाई नेचुरली बंडल्ड है या आर्टिफिशियल बंडलिंग है। दो चीजें साथ में कॉम्बो पैक में प्रोवाइड हो रही है, वो साथ में प्रोवाइड करना नेसेसरी था या नहीं था। अब एसी के साथ रिमोट दिया है, बोले आर्टिफिशियल बंडलिंग, ऐसा होगा? एसी का रिमोट जरूरी है नहीं है? जरूरी है। बिना रिमोट के एसी ऑपरेट कैसे करेंगे? उसमें कोई बटन्स नहीं है, कोई टच स्क्रीन नहीं है, मोबाइल ऐप से ऑपरेट नहीं होता, तो रिमोट तो चाहिए ना। तो रिमोट तो उसकी एसेसरी होगी जो साथ में प्रोवाइड करना कंपलसरी है, उसके बिना वो चीज ऑपरेट नहीं हो पाएगी। और उसका कोई अलग से रिमोट का चार्ज भी नहीं लेता है। एसी वाला ये बोल के बेच रहा है, बोले कॉम्बो पैक, एसी का रिमोट फ्री। अरे भाई वो कॉम्बो पैक नहीं है, वो एसेसरी, वो तो जरूरत है, उसके बिना कैसे चलेगा? और उसका कोई अलग चार्ज भी नहीं है। अब एसी 40,000 का ले रहे हो तो रिमोट का थोड़ी ना 1500 रुपये अलग से जोड़ रहा है। एप्पल का हो तो बात अलग है। एप्पल वाला फ्यूचर में एसी निकालेगा, आई एसी, तो उसमें वो करेगा कि बोले रिमोट नहीं देते हम, एनवायरमेंट फ्रेंडली मोबाइल देते हैं, चार्जर नहीं देते। चार्जर नहीं दोगे तो मोबाइल चार्ज कैसे करूंगा? मेरे को लॉजिक ही नहीं समझ आया कि मोबाइल के साथ चार्जर ऑप्शनल कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आप अलग से पैसे दो, तुमको पैसे अलग चाहिए तो बोल दो ना कि भाई हमको पैसा अलग चाहिए। हम कार्बन न्यूट्रल बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम पोल्यूशन कम कर रहे हैं, तो मोबाइल भी क्यों बेच रहे हो? रेडिएशन तो उससे भी हो रहा है, वही बंद कर दो ना, बेस्ट है, कंपनी ही बंद कर दो ताकि शांति हो जाए। हाँ, 1 रुपए का भी हम पॉल्यूशन नहीं करेंगे, कार्बन फुटप्रिंट नहीं छोड़ेंगे, ये वो इतनी फालतू बातें करते हैं और लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि भाई ठीक है अपने को 1500-2000 एक्स्ट्रा देने, और क्या, तुम फोन का भाव और बढ़ा दो, बढ़ा ही रहे हो हर साल, थोड़ा और ऐड करके चार्जर तो अलग से दे दो उसके अंदर, उसका कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें यूएस में तो उन्होंने इसके ऊपर पेनल्टी लगाई है, आई थिंक ब्राजील में और मेक्सिको में तो पेनल्टी लगाई एप्पल के ऊपर, बोला ये तो नहीं चलेगा, मोबाइल के साथ चार्जर तो मैंडेटरी होता है, तुम बोलोगे हम अलग से चार्ज करेंगे, ऑप्शनल है, तो उनके ऊपर केस हुआ, गवर्नमेंट ने पेनल्टी लगाई और बोला हमारे यहाँ बेचना है ना तो चार्जर कंपलसरी रखना पड़ेगा, ऑप्शनल वाला रखना है तो फिर यहाँ मत बेचो। तो वहां पे फिर रूल चेंज कर दिया, बोले नहीं सर साथ में दे देंगे, कोई बात नहीं। तो सीधी बात है, बेसिक चीज है। तो पहली बार सुना मैं ये सोच रहा हूँ क्या हो रहा है, फोन में चार्जर ऑप्शनल कैसे कर दिया? बोले एक बार चार्ज करके तुम दे दोगे, फिर खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगा? कोई पॉइंट ही नहीं है। अच्छा, बोला सी टाइप केबल कर दिया, तो बोला एडेप्टर नहीं सर वो एप्पल का ही होना चाहिए, एंड्रॉइड वाला नहीं चलेगा। तो लेना ही पड़ेगा ना, फिर क्या इधर उधर कर करके फालतू का कंफ्यूज कर रहा है। तो वो चीज जो है वो तो नेचुरल बंडलिंग में आ गई, वो तो साथ में प्रोवाइड करना ही करना है। लेकिन ये जो अपन ने देखा टूथब्रश और टूथपेस्ट वाला, वो हो गया आर्टिफिशियल बंडलिंग। डिटर्जेंट में भी होता है, 5 किलो का डिटर्जेंट का पैक ले लो, 10 किलो का पैक ले लो, उसके साथ एक बकेट फ्री है, पानी की बाल्टी फ्री है। अब पानी की बाल्टी तो 2 साल 5 साल चलेगी, डिटर्जेंट तो 2 महीने में खत्म हो जाएगा। साथ में बेचना जरूरी थोड़ी है, वो तो प्रमोशनल कॉम्बो है। तो उसमें भी ये दोनों प्रोडक्ट्स पे अगर जीएसटी का रेट अलग अलग है तो पूरे प्राइस पे जीएसटी का हायर रेट लगेगा, क्योंकि नेचुरल बंडलिंग में नहीं आता। अब आपको ना सप्लाई में डिसाइड करना पड़ेगा कि बंडलिंग नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। डिपार्टमेंट बोले नहीं आर्टिफिशियल है तो फिर हायर रेट है, अगर नेचुरल है तो फिर अदरवाइज। बात समझे? तो ये एक पार्ट अपन ने देखा कि व्हाट इज मिक्स सप्लाई। अब दूसरा देख लेते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट मतलब नेचुरल बंडलिंग, कि जहाँ पे मल्टीपल गुड्स और सर्विसेज का साथ में प्रोवाइड किया जाना जरूरी है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आप फ्लाइट में जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, इंटरनेशनल फ्लाइट है, और फ्लाइट का ड्यूरेशन है 16 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे, ऐसा कुछ नॉन स्टॉप फ्लाइट है। तो फ्लाइट में खाना पीना कुछ प्रोवाइड करना जरूरी है या नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना तो चाहिए। देखो अपने गुजरात वालों को टेंशन नहीं, अपना खाने का थैला अलग ही होता है, हम उतना खाना लेके चलते हैं कि हम पूरी फ्लाइट को खिला सकते हैं। थेपला सब होता ही अपने पास, तो वो कोई टेंशन नहीं, थेपला अचार बांट दो, पूरी फ्लाइट खाती है, और पूरी फ्लाइट में अचार की स्मेल आ रही है फिर वो अलग बात है, लेकिन वो हम कर सकते हैं, तो अपने को प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन बाकी लोग जो खाना इतना लेके नहीं चलते, 12-16 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट में आप कुछ खाना इंक्लूड नहीं करोगे तो कस्टमर के लिए इनकन्वीनियंस कितनी हो जाएगी। और ट्रेन तो है नहीं भाई स्टेशन पे रुकेंगे, कुछ आएगा उतर के खा लेंगे, वो पॉसिबल भी नहीं है यहाँ पे। तो फ्लाइट की जो टिकट आपसे चार्ज की जा रही है, मान लो 25-30 हजार रुपए की टिकट है, इट इंक्लूड्स द मील ऑल्सो। वो टाइमिंग पे है आपकी फ्लाइट कितने बजे से कितने बजे तक फ्लाई करने वाली है, तो बीच में जो भी आपका टाइम पॉइंट आ रहा है, ब्रेकफास्ट का टाइम आ रहा है, लंच का आ रहा है, हाई टी आ रहा है, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई टिकट में फूड इंक्लूडेड है। अब यहाँ आप देखो जो 30,000 की टिकट है, दैट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ सर्विस, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एंड सप्लाई ऑफ फूड सर्विस। 2 चीजें हो गई ना, खाना भी दे रहे हैं और आपको ट्रैवल करके लेके भी जा रहे हैं, और कंबाइंड प्राइस है 30,000 रुपए। बोला फूड इसमें इंक्लूडेड है। आपने बोला सर मेरा तो उपवास है उस दिन, कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? इंडियन कस्टमर किसी भी हद तक जा सकता है, वो कैलकुलेट कर रहा है, बोले 30,000 की टिकट है, फ्लाइट का खाना तो महंगा होता है, 3 टाइम का खाना इंक्लूड हो रहा है, मैं तो उस दिन फास्ट है। आप फ्लाइट वाले को बोले देख ले यार कुछ डिस्काउंट कर दे, बोले सर कॉम्प्लीमेंट्री है, खाने का हम पैसा ले ही नहीं रहे ना, हम तो टिकट का पैसा ले रहे हैं। 30,000 रुपये टिकट का पैसा है, खाना फ्री है, आपको खाना है तो भी फ्री है, नहीं खाना है तो भी फ्री है।
आपने पूछा पार्सल हो जाएगा क्या? बोले हाँ भाई पार्सल करा देना, अगले दिन खा लेना गर्म करके, और क्या बोल सकते हैं। ठीक है, आप खुश, ले जाओ भाई पार्सल ले जाओ। तो उनका तो पैक होता है, आप लेके जाओ, कोई मना नहीं कर रहा है, बट कॉम्प्लीमेंट्री, हम पैसा नहीं चार्ज कर रहे। बट गवर्नमेंट यहाँ पे बोल रही है कि भाई दिस इज बंडलिंग, बट ये बंडलिंग नेचुरल बंडलिंग है, क्योंकि जरूरी है, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो अब मेन पॉइंट ये है कि ये चीज कॉम्पोजिट सप्लाई में आ रही है, वो तो समझ आ रहा है। जीएसटी कैसे चार्ज करें वो देख लेते हैं। दो टाइप की सर्विस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड। दोनों में से प्राइमरी सर्विस क्या है? मतलब फ्लाइट में जा रहे हो तो खाना मिल रहा है, या खाना खाने गए थे और घूम के आ रहे हैं? ठीक है, मतलब फ्लाइट का खाना खाना है, पैसों पे टेंशन नहीं है। अमीरी इतनी है कि हम इंटरनेशनल फ्लाइट का खाना कैसा होता है वो खा के देखना है, तो चलो अमेरिका की टिकट कटवा लेते हैं, वे राउंड ट्रिप करके आ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रम्प के राज में रहने का मन तो नहीं कर रहा है, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट वापस आ जाएंगे, इस तरफ 2 टाइम का खाना, उस तरफ 2 टाइम का खाना एंजॉय करके आएंगे। तो भाई खाने के साथ ट्रांसपोर्टेशन है या ट्रांसपोर्टेशन के साथ खाना है, वो डिसाइड करना है। प्राइमरी सर्विस कौन सी है? ट्रांसपोर्टेशन। खाना उसके साथ एडिशनल है, तो जो मेन सर्विस है उस पर जो भी जीएसटी का रेट लगता है वो पूरी टिकट पे लग जाएगा। अब अगर ट्रैवलिंग पे मान लो 5% जीएसटी है और खाने पे 18 है, तो पूरी फ्लाइट की टिकट पे 5% ही जीएसटी लगेगा, बिकॉज नेचुरल बंडलिंग है। आर्टिफिशियल बंडलिंग होता तो बात अलग थी, फिर उसमें विच एवर इज हायर लग जाता। तो बात समझ आ रही? तो यहाँ पे प्राइमरी सप्लाई कौन सा है, उस पे क्या जीएसटी का रेट मैटर करता है, हायर लोअर का क्राइटेरिया नहीं, क्योंकि मेन सर्विस देखी जाती है, मेन सप्लाई देखा जाता है। और आर्टिफिशियल वाले में विच एवर इज हायर, क्योंकि वो डिफेंसिव प्रोविजन है, सरकार को अपना रेवेन्यू बचाना। क्लियर ये पॉइंट? ठीक है, तो ये एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हो। फ्लाइट वाला आप देख लो, जो शॉर्ट ड्यूरेशन फ्लाइट्स होती है डोमेस्टिक वाली, उसमें खाना इंक्लूड नहीं होता है, वो रखते भी नहीं, फिर वहां पे ये प्रॉब्लम आता है। बंडलिंग वाला 1.5 घंटे की फ्लाइट है सूरत से मुंबई, 45 मिनट्स की फ्लाइट है, उसमें भी मील इंक्लूड कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। उसमें तो ऐसा है कि अभी तो सीट बेल्ट उतारी, वापस सीट बेल्ट पहनने का टाइम आ जाता है। अभी तो टेक ऑफ किया ही था, वापस बोले सीट बेल्ट बांध लो, अब लैंड करने वाले। तो छोटी फ्लाइट में, तो मैं एक बार मुंबई से गोवा गया था फ्लाइट में, 40 मिनट की फ्लाइट है। ठीक है, पहले हम लोग गोवा जा रहे थे, तो सूरत से मुंबई तो फिर ट्रेन में जाना पड़ता था, तो एयरपोर्ट नहीं था, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी। तो मुंबई टू गोवा में फ्लाइट का टाइम बचाने के लिए, तो टिकट सस्ती भी थी, 1500 रुपए की टिकट थी, बहुत महंगी भी नहीं थी। ट्रेन में भी जाते तो 800-1000 तो लग ही रहा था, चलो फ्लाइट में चलते हैं। तो फ्लाइट में बैठे, अभी तो जस्ट टेक ऑफ किया, फिर वो साइन गया कि अब आप सीट बेल्ट खोल सकते हो। अभी 10 मिनट हुई नहीं, सीट बेल्ट लगा लो, आ गया। बोले यार इतना कितना फास्ट चला रहे हो, थोड़ा तो चक्कर लगा लो, घुमा लो। और फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठे थे और 40 मिनट में उतार दिया, तो लग रहा है 2-3 घंटे चक्कर लगवा लेता तो ऐसा मजा भी आता है कि यार फ्लाइट का हमने मजा तो लिया, अभी तो बाहर देखा कुछ किया, उतने में तो लैंड भी हो गए। तो 10 मिनट टेक ऑफ की, 10 मिनट लैंडिंग की, बीच में हार्डली 10-15 मिनट बैठे और फ्लाइट पहुंचा दी। तो मुंबई टू गोवा हार्डली 40 मिनट की फ्लाइट थी, तो अब उसमें वो खाना इंक्लूड क्यों करेगा? हाँ, आप पे करके खा लो, वो अलग बात है। फ्लाइट में जो भी आपको इन हाउस मिल रहा है वो आप पे करके खा लो, लेकिन टिकट में कुछ भी इंक्लूड करना नेसेसरी नहीं है। करेगा तो फिर ये कैटेगरी में आ जाएगा, वैसा ये पॉइंट है। ठीक है, चलिए, तो सेक्शन 8 यही स्टोरी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैंने इसके एग्जांपल्स काफी सारे रखे हैं, आपको एक एक तो मैंने मिनिमम बता ही दिया, और भी आपको चाहिए तो फिर आप इसमें पढ़ सकते हो वैसा। ओके, तो फिर सेक्शन नंबर 9 है, वो तो अलग सेक्शन है। आज फिर इतना रखते हैं, सेक्शन 9 नहीं स्टार्ट करा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम भी ले लेगा और जल्दीबाजी भी नहीं कराना, आराम से पढ़ेंगे उसको। तो सेक्शन 7 कंप्लीट, तीनों शेड्यूल्स कंप्लीट, सेक्शन 8 कंप्लीट। अब जो आएगा नेक्स्ट सेक्शन 9, वो फिर कल कंटिन्यू करते हैं।